हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम हिंदी का दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा 10th क्लास के और हिंदी नॉन हिंदी में, उन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। इससे पहले हमने पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट जानकारी दिया है, जिससे करीब आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको अगर आप देख लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि करीब करीब दोनों वीडियो मिला करके 50 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए आप इसको अंत तक देखिए। आपको मात्र इस 2 वीडियो को देख के जाइए, एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। 11वां चैप्टर जो है वो मेरा है कबीर के पद। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कबीर के पद में कबीर के बारे में, कबीरदास के बारे में हम देखेंगे। कबीर जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि कबीरदास किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के। और अप्रतिम भक्त कवि माने जाते हैं कबीरदास, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों और व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कबीरदास ने किन चीज़ों पे करारा प्रहार किया है, तो ध्यान रखना है व्याप्त बाह्य आडंबर पे और व्यर्थ अनुष्ठान पे इन्होंने करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय में जुड़ता है, बल्कि समकालीन समय में भी उनका उपादेयता यथावत है। इन पूरे जो पैराग्राफ है, इन पूरे पैराग्राफ से मात्र आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के। और दूसरा कि किन चीज़ों पे ये करारा प्रहार किए हैं, तो बाह्य आडंबर और व्यर्थ अनुष्ठान पे करारा प्रहार किए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पैराग्राफ में है कि पहले पद में रूढ़िवादी के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कबीर जी ने यहाँ पे 2 पद लिखा है, पहला पद और दूसरा पद। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीरदास के पद में कितने पद हैं, तो आप याद रखिएगा 2 पद है। पहले पद में रूढ़िवादियों के बारे में बताया गया, अर्थात कागज की लेखी की तरह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया। यानी कि कबीरदास जो है इसमें पहले पद में बताया है कि कागज की लेखी से बेहतर है कि आप आंखों देखी पे विश्वास करें, तो ये ध्यान में रखिएगा। वही दूसरे पद की बात करें, जो ये दूसरा पद इन्होंने लिखा है, इसमें ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर के साक्षात्कार की बात कही गई है। यानी कि बाहर नहीं ढूंढना है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा कि ईश्वर को कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसके जगह पर कहाँ ढूंढने की बात कहा गया है, तो अपने ही भीतर ढूंढने की बात कही गई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो आता है इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है, ये ध्यान में रखिएगा। मनुआ का अर्थ होता है मन, आँखीन का अर्थ होता है आँख, कागज का अर्थ होता है कागज, निर्मोही का अर्थ होता है अनुराग न रखने वाला। तो ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को इधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुराग न रखने वाले को क्या बोला जाता है, निर्मोही। बामे का अर्थ होता है उसमें, मोको का अर्थ होता है मुझको। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है वो है 12 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर से क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले 12 नंबर चैप्टर यह एक प्रकार का निबंध है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्वेश्चन यहाँ से पहला पूछ सकता है। दूसरा, ये बुद्धकालीन शिक्षा केंद्र का विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। यानी ये विक्रमशिला जो चैप्टर है ये हमको बुद्धकालीन यानी बौद्ध के समय में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट चीज़
ये ऊपर वाले जो बॉक्स है इससे तो थोड़ा कम आते क्वेश्चन, लेकिन इसके चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उन सभी से उन्नत और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ से आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जो है 2 विद्वान पढ़े थे, तो आप ध्यान में रखिएगा। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय से पढ़े थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अतीश दीपंकर भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे, लेकिन अतीश दीपंकर के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है लामा संप्रदाय का शुरुआत किसने किया था, तो दोनों का आंसर हो जाएगा अतीश दीपंकर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार और लामा संप्रदाय के शुरुआत दोनों का किया था अतीश दीपंकर, वही अतीश दीपंकर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हम थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। भागलपुर जिला है वो एक ज़माने में अंग महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था, और यहीं पे जो है एक जगह है कहलगांव थाना और पोस्ट है पत्थरघट्टा, और इसी कहलगांव थाना पत्थरघट्टा पोस्ट के अंतर्गत एक गांव है अंतिचक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अंतिचक में एक पाल वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा था जिसका नाम था धर्मपाल, तो ध्यान रखिएगा पाल वंश का राजा था, नाम था धर्मपाल। इन्होंने 8वीं शताब्दी में अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इस विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, इस बात को आप ध्यान में रखना है, यानी कि मौजूद था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम जो है वो आचार्य कुलपति थे, वो जिसका नाम था हरिभद्र। कहीं कहीं पे इसको हरिभद्र को शांतिभद्र भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद इस विश्वविद्यालय में तंत्र विद्या, तर्क विद्या, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है। आगे आपको ये ध्यान में रखना है, ये अष्टसहस्रिका और प्रज्ञापारमिता नामक ग्रंथ जो है ये किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, तो राजा गोपाल द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, तो जो भी स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट था, जो नवागत स्टूडेंट होते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, वो शुरुआत में पहले भिक्षु वर्ग में जाके रहते थे, उसके बाद जाके वो बौद्ध सिद्धांत के बारे में परिचित होते थे। इसके बाद जब इसका खुदाई हुआ तो 50 फीट की ऊंची और 73 फीट की चौड़ी इमारत से प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रधान चैत्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से। फिर इसके बाद 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ, इस बात को भी ध्यान में रखना है। 4.5 फीट की मूर्ति थी भगवान बुद्ध की। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर, ये ध्यान में रखना है, अवलोकितेश्वर, इसका कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ पद्मपाणि और मैत्रेय की प्रतिमा भी हमको विक्रमशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ से कई सारे सील मिले थे, इसमें से एक सील है जिसका नाम है वीरव्रज के रूप में किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे और करीब करीब 1,000 अध्यापक यहाँ रहा करते थे, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका जिक्र जो मिलता है तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने इसके पतन का कारण भी बताया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे आते हैं और वो मेरा टॉपिक होगा इसी चैप्टर का शब्दार्थ। जैसे अस्मिता का अर्थ होता है इज्जत या प्रतिष्ठा,
अभेद का अर्थ होता है जिसे भेदा ना जा सके। इसको ऐसे क्वेश्चन उल्टा के पूछा जा सकता है कि जिसे भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो अभेद्य बोलते हैं। शरीर के सुरक्षा हेतु पहनी जाने वाली चीज को बोलते हैं कवच। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें, इसको बोला जाता है अतिशयोक्ति, यानी कि उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अनेक शब्दों का एक शब्द के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीता हुआ समय को बोला जाता है अतीत। महत्वपूर्ण का मतलब होता है उपयोगी। सानिध्य का अर्थ होता है निकट। सरीखे का अर्थ होता है समान या की तरह। योगदान का अर्थ होता है देन। प्रसिद्ध का अर्थ होता है लोकप्रिय। विक्रम पूर्ण का अर्थ होता है साहसपूर्ण। शील का अर्थ होता है चरित्र। किंवदंती का अर्थ होता है कहा जाता है, इसको उल्टा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विहार का होता है भ्रमण करना, ये ध्यान में रखना है। आविर्भाव का अर्थ होता है उदय या जन्म। उसके बाद प्रांगण का अर्थ होता है आंगन। समक्ष का अर्थ होता है सामने। समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न। विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। पांडुलिपि जिसे हाथ से लिखा जाए उसको पांडुलिपि, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। और म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। उत्कृष्ट का अर्थ होता है उत्तम। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर और कुछ अर्थ है, जैसे सानी का अर्थ होता है तुलना। आकांक्षी का अर्थ होता है अभिलाषी, इच्छुक। नवागत का अर्थ होता है नया आया हुआ, इसको उल्टा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नया आया हुआ को बोलते हैं नवागत। पुत्रवत का अर्थ होता है पुत्र की तरह, तो ये ध्यान में रखना है। गुमनाम का अर्थ होता है छिपे रहना। सुर्खी का अर्थ होता है चर्चा। खनन का अर्थ होता है खुदाई। चैत्य का अर्थ होता है भवन। और पारमिता का अर्थ होता है सीमा या हद। ये था हमारा विक्रमशिला वाला चैप्टर। और अगला जो है वो 13वां चैप्टर है दीदी की डायरी। नाम से ही स्पष्ट है, यह एक प्रकार का डायरी है। और जो इसमें मेन मुख्य पात्र है और उसका नाम है संजू। इन्होंने अपने दीदी की डायरी को पढ़ा था, उससे काफ़ी ज़्यादा ये इम्प्रेस थे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस बॉक्स से बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं था, बस ये ध्यान में रखेंगे कि दीदी की डायरी है, ये एक प्रकार की डायरी है, इसका विधार डायरी है, तो ध्यान में रखना है, इतना ही। इसके बाद इसका दीदी की डायरी का मुख्य पात्र है संजू, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो कक्षा 8 में पढ़ा करती थी। और संजू को किताब पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र यही है। और किताब में भी ये कहानी, कविता और कॉमिक्स पढ़ने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। कुछ भी हो, संजू का चाहे कक्षा में अच्छे नंबर आ जाए या उसका जन्मदिन हो या कुछ भी होता था, तो उसे गिफ्ट के रूप में उसको केवल पुस्तक मिलता था। तो संजू के घर में पुस्तकों का एक लाइब्रेरी बन गया था, इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। संजू ने गांधी जी के साहित्य पढ़ा था और उसमें जो सत्य का प्रयोग किया गया था, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको 2 जनवरी 1997 को ध्यान में रखना है कि आज सुबह, उस दिन क्या हुआ था, 2 जनवरी 1997 को सुबह शीला के घर गई थी। और वो गई थी कौन? संजू, इस बात को ध्यान में रखिए। और शीला थी स्नान घर में। फिर इसी तरह से 3 जनवरी 1997 को पिकनिक का दिन रहा आज का। कहने का सेंस जो है 3 जनवरी 1997 को लिखा हुआ है डायरी में कि पिकनिक का दिन रहा आज का। फिर 4 जनवरी 1997 में आज रविवार था, तो ध्यान में रखना है कि 4 जनवरी 1997 को रविवार था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट, और उसका नाम है शब्दार्थ। देखिए, एक ही विषय में ध्यान को लगाना, स्थिर चित्त, इसी को क्या बोलते हैं? एकाग्रचित्त। एक ही विषय में अगर ध्यान लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एकाग्रचित्त। स्वादिष्ट का अर्थ होता है रुचिकर। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। सयानी का अर्थ होता है चतुर स्त्री। करिश्मा का अर्थ होता है चमत्कार या कर्तव्य। उसके बाद शरारत का अर्थ होता है चुहलबाजी। तराशना का अर्थ होता है आकार देना। लबालब का अर्थ होता है पूरा भरा हुआ, इसको उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करिश्मा का अर्थ होता है चमत्कार, इस बात को आप ध्यान में रखना है। उसके बाद नक्काशी करना का अर्थ होता है उकेरना। उसके बाद रमणीक का अर्थ होता है रम। सजाना का अर्थ होता है तराशना। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 14वां चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है पीपल। ये एक प्रकार का कविता है, तो ध्यान में रखिएगा। इससे क्या क्या, इस बॉक्स को अच्छे से रीड करके जाइएगा। इसको अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो बोल रहे हैं उसको आप केवल ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक चित्रण, ये ध्यान में रखिएगा कि पीपल में किसका चित्रण किया गया? प्रकृति का। उसके बाद ये छायावादी कविता है, ये बात ध्यान में रखना है। पीपल क्या है? एक प्राकृतिक चित्रण है इसमें।
और ये छायावादी कविता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कविता जो है प्राकृतिक के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय करवाता है। विविध रूप का मतलब होता है अनेकों रूप से हमारा आत्मीय परिचय करवाता है। पीपल, कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल के वृक्ष है, इस बात को ध्यान में रखें। कविता के केंद्रीय भाव कौन से? प्राचीन पीपल के वृक्ष है जो अनेकों बदलाव के साक्षी हैं। पीपल वृक्ष का समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस चक्र सक्रिय हैं। कहना न होगा कि यह कविता अनेक दृष्टि में उल्लेखनीय है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब कविता भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कविता से आपको कोई पंक्ति दे देगा और पूछ देगा कि बताइए कि ये कविता किस पाठ का है या किस कविता का ये पंक्ति है, तो आपको वो भी पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। मेन पॉइंट पे हम आते हैं और अगला पॉइंट है शब्दार्थ। कानन का अर्थ होता है जंगल, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, इसको उल्टा के एक सदाबहार पेड़ को बोला जाता है तमाल, उसके बाद एक कांटेदार झाड़ी को उसको बोला जाता है कटीला, फिर कमल की कोमल डंठल को बोला जाता है मृणाल, ये ध्यान में रखें। फिर मराल का अर्थ होता है हंस, उसके बाद पावस का अर्थ होता है वर्षा, मंजूल का अर्थ होता है सुंदर या मनोहर, उसके बाद बिहवल का अर्थ होता है व्यग्र, बिलोक का अर्थ होता है देखना, निर्झर का अर्थ होता है झरना, उसके बाद अगला है निर्झरनी का अर्थ होता है निर्झरिणी का अर्थ होता है नदी या सरिता, रजनी का अर्थ होता है रात, बल्लरी का अर्थ होता है लता या अस्ताचल का अर्थ होता है सूर्यास्त, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला टॉपिक आता है, वो 15वां नंबर चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला जी, ध्यान में रखिएगा। कांत त्रिपाठी निराला पे लिखा हुआ ये एक प्रकार का जीवनी है। इसके बाद आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि थे, कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस बात को ध्यान में रखिए। आधुनिक काल के ये कवि थे, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करना इस पाठ का उद्देश्य है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि ये बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसके बुक से। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं उतना, तो जो है हमको लग रहा है वो हम आपको बता देते लास्ट रिवीजन में। सबसे पहले महाकवि रहीम के प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है कि महाकवि निराला पर सटीक बैठता है, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए। ये पंक्ति आपको याद होना चाहिए। पूछ देगा किस पाठ से लिया गया है, तो ध्यान में रखना है कि दीनबंधु निराला से लिया गया है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ आपको बता देते हैं। कोलकाता छोड़ने पर जब वे लखनऊ और प्रयाग में रहे तो मस्त मौला फकीर की तरह अपना जीवन यापन व्यतीत किए थे। शब्दार्थ आचार्य शिवपूजन साय द्वारा तो लिखा गया था ये। अब हम इसका अर्थ शब्दार्थ देते हैं। कल्पतरु का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़, इसको उल्टा के याद रखना है। इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ को कल्पतरु बोला जाता है। उपयुक्त का अर्थ होता है सटीक, दीन का अर्थ होता है गरीब, समस्त का अर्थ होता है संपूर्ण, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, अर्चना का अर्थ होता है प्रार्थना, सम्मान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, प्रभाव का अर्थ होता है असर, अपस्यायित का अर्थ होता है प्रसन्न, तृप्त का अर्थ होता है संतुष्ट, बेसाहना का अर्थ होता है खरीदना या एकत्रित करना, अधर का अर्थ होता है ओठ, सृजनहार का होता है ईश्वर, सृजनहार मतलब निर्माण करने वाले को बोला जाता है ईश्वर, वार्तालाप को बोलते हैं बातचीत, विलीन का अर्थ होता है समाप्त, संचय का अर्थ होता है संग्रह और ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है, लखई का अर्थ होता है देखना, दाड़ीम का अर्थ होता है अनार, युक्ति युक्त का अर्थ होता है सटीक, परिस्थिति का अर्थ होता है हालात, नागवार का अर्थ होता है नापसंद, निहाल करना का अर्थ होता है खुश कर देना, मामूली का अर्थ होता है साधारण, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, उसके बाद साहित्य अनुरागी का अर्थ होता है साहित्य प्रेमी, कामिनी कंचन का अर्थ होता है विषय वासना, मुक्त हस्त का अर्थ होता है खुले हाथ से, इसको उल्टा करके याद रखना है, और अविरल का अर्थ होता है लगातार। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला चैप्टर है और वो चैप्टर का नाम है खेमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा।
चलिए खेमा के बाद सबसे पहले ये एक प्रकार का कहानी है, इस बात को तो सबको याद होना चाहिए कि खेमा एक प्रकार की कहानी है। और ये किस पर कहानी है, तो बाल मजदूरी पर आधारित एक कहानी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नृशंसता को उभारने वाली एक कहानी है। खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। अब ये कहानी जो है इसका मेन पात्र है, और वो मेन पात्र है खेमा, और यही जो है हमारे जीवन में या हमारे श्रमिकों के प्रति, बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद्य है। इस कहानी के प्रति हमें भी जागरूकता बनाती है, हमें भी जागरूक करती है ये कहानी, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, एक छीका जिसमें 8 से 10 गिलास रखे हुए होते हैं। छीका का मतलब होता है चाय को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जो औजार होता है, जो बर्तन होता है, उसको बोलते हैं छीका। तो 8 से 10 गिलास रखे हुए। मुक्तासी होटल, एक होटल का नाम है मुक्तासी होटल, के मालिक का नाम है कसारा, इस बात को आप ध्यान में रखना है। और उसी कसारा के यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसका नाम है बालक है, वो उसका नाम है खेमा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये करीब करीब 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ेगा और कलर है गेहुआ कलर का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कद लगभग 3.5 फुट और खाकी निक्कर के साथ ये कमीज पहने रहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सुबह की ग्राहिकी के समय कसारा चाय बनाया करता था, यानी कि जब सुबह होता था तो सुबह में ग्राहक जैसे आता था उस हिसाब से चाय बनाता था। उसके बाद खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता, फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलास को उठाकर टंकी पर धोने के लिए जाता, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के और 5 सेठ जी के, कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा था। इसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि होटल के पास एक क्लिनिक हुआ करता था, इस बात को अच्छे से याद रखना। इसके बाद कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने के लिए कहाँ गया था, तो बाजार गया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो हम अगला चैप्टर में आते हैं और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 17, खुशबू रचते हैं हाथ। ये एक प्रकार का कविता है और ये कैसे लोगों का, तो वंचित लोगों का कविता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशील को रेखांकित करती है। महज समृद्ध के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। सिंपल सा एक बात याद रखना है कि खुशबू रचते हैं हाथ, ये जो एक कविता है तो किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा, तो वंचित लोगों के लिए ये कविता है, ये बात ध्यान में रहना। फिर कविता का शब्दार्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका शब्दार्थ। जख्म का अर्थ होता है घाव। उसके बाद रात रानी, एक तरह की सुगंधित फूल को बोला जाता है रात रानी। मुल्क का अर्थ होता है देश। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। उसके बाद केवरा का अर्थ होता है एक तरह का सुगंधित फूल, इसी को बोला जाता है केवरा। उसके बाद पोस्ता या सुगंधित घास को बोला जाता है खस, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 18वां चैप्टर है हौसले की उड़ान। इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यह पाठ बिहार की बेटियों की अवधारणा विशेषताओं का उल्लेख करता है। बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़िवादियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है। यह पाठ नाम है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान में सबसे जो मेन पात्र है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मेन पात्र जो है वो सोनी है, इस बात को ध्यान में रखना। कैमूर के चेनारी प्रखंड के महती गांव निवास विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी, कौन किसकी बेटी, तो विष्णु शंकर तिवारी की बेटी, नाम था सोनी, पूरे जिले में एथलीट प्रतियोगिता के 400 मीटर दौड़ में और 1600 मीटर दौड़ में ये प्रथम स्थान लाई थी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसका जो पिताजी था विष्णु शंकर तिवारी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जज्बा का अर्थ होता है जोश। उम्र दराजी का अर्थ होता है लंबी उम्र के लिए इसको बोला जाता है उम्र दराजी। अत्यधिक उन्नति के लिए
परवान चढ़ना, अत्यधिक उन्नति करना, बात एक ही हो जाएगा। ये मुहावरा की तरफ पूछा जा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसको पढ़ के भी जाइएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बिहार के विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्माननीय है, ये ध्यान में रखना। बिहार की विभूतियों में इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा का उल्लेखनीय पहलुओं का उद्घाटन किया गया है। तो जीवन यात्रा का ये बात ध्यान में रखना है, जिसमें उनकी जीवन दृष्टि, संघर्ष, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी पता चलता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। सबसे पहले अगस्त क्रांति जो हुआ था, ये हुआ था 1942 ईस्वी में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक आज़ाद दस्ता नामक सदस्य संगठन बनाया था। तो इसका सदस्य था कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो ध्यान में रखना, अगस्त क्रांति 1942। उसके बाद आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? तो ये ध्यान में लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी नहीं हैं। ये ध्यान में रखना है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि आज़ाद दस्ता का संस्थापक कौन है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया था। तो ध्यान में रखना है कि मात्र 30 रुपये प्रति माह की दर से ये प्रधानाध्यापक के पद को स्वीकार किया था कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद ध्यान में रखना है कि 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को लगभग 2 बजे से गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिया गया था। किसको? जननायक कर्पूरी ठाकुर को। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात 1952 ईस्वी में ये प्रथम आम चुनाव जो हुआ था, तो उसमें समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजय प्राप्त। ये ध्यान में रखना, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के? सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से ये भारी बहुमत से विजयी हुए थे। 1952 से 88 के बीच अपने जीवन के अंतिम दिन तक यह बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। तो इस बार, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना है। 1957 ईस्वी की बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव के दौरा कर रहे थे, तो उसी टाइम पे हॉस्पिटल के लिए जिक्र किया गया था। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि लिफ्ट के ऊपर जब ये किसी जगह कहीं जा रहे थे, तो लिफ्ट के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ था, ओनली फॉर ऑफिसर्स। शेष कर्मचारियों का आना जाना जो था वो सीढ़ियों से था। तो इस बात को आप ध्यान में रखनी है। तो ओनली फॉर ऑफिसर्स ये किस पाठ से लिया गया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर से लिया गया, इस बात को ध्यान में रखना। श्री कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का, ये समस्ती के निकट हुआ था, पितौजिया नामक गांव में हुआ था। 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था तथा उनके माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था और पत्नी का नाम फूलेश्वरी देवी था। ये बात आपको पता होना चाहिए। सन 1940 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा में ये द्वितीय श्रेणी से पास हुए थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में उन्होंने IA में नाम लिखवाया। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह वो प्रत्येक साल 50 से 60 किलोमीटर चल के आता था और 2 वर्ष तक ऐसे ही पढ़ाई किया इन्होंने। 1942 ईस्वी में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको इसके बारे में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ ध्यान में रखना है। 1952 से 88 तक लगातार बिहार विधानसभा निर्वाचन होते रहे। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 1970 में और 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हुए थे। ये बात ध्यान में आपको रखना है। 12 अगस्त 1987 को उन्होंने विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया और ये ध्यान में रखना है कि हार्ट अटैक के कारण से ये 17 फरवरी 1988 ईस्वी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी स्वर्ग सिधार गए। अब इम्पोर्टेंट जितना है इसमें से देख लेते हैं। सभी दलों का, इसको बोलते हैं सर्वदलीय, इस बात को ध्यान में रखना। घर का या घरेलू या निजी, इसको बोला जाता है खानगी।
नतीजा का निष्कर्ष होता है, अल्फ्ज क्या होता है शब्द। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब 20वां चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है झांसी की रानी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अविस्मरणीय अध्याय है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है ब्रितानी हुकूमत, ब्रितानी का मतलब था ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोह का विस्तार समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी में जीवन वृंद संघर्ष और विद्रोहियों से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय की जुबान पर बसी एक कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन कविता का कोई लाइन उठा के देखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए इसका अर्थ। भ्रिकुटी का अर्थ होता है भौं, फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज, मर्दानी का अर्थ होता है वीरांगना या बहादुर या स्त्री, सुभट का अर्थ होता है दक्ष या निपुण, बिरुदावली का अर्थ होता है विस्तृत यशोगान। उसके बाद निसंतान का अर्थ होता है बिना संतान का। तो इसको ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखभाल नहीं करने वाला को बोला जाता है लावारिस, इसको बात ध्यान में रखना है। उसके बाद वारिस या औलाद, वारिस को बोला जाता है औलाद या संतान। आंसू से भरा हुआ को बोला जाता है अश्रुपूर्ण, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वीरानी का अर्थ होता है सूनी या द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग को 20 चैप्टर तक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद।